नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस बुलेटिन में हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करनाल पुलिस के हाथ लगी आज बड़ी सफलता की। करनाल पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। इनके पास से एक इनोवा गाड़ी के अंदर हथियार बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 फिरोजपुर के हैं। करनाल जिला पुलिस ने 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकियों से हथियारों के अलावा बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा है कि ये हरियाणा पंजाब पुलिस और सीआईए 1 का संयुक्त ऑपरेशन है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने ट्वीट भी किया है। पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। दोनों राज्यों की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 आईईडी बरामद की गई है और इन आईईडी का वजन 2.5 किलो है। वहीं इस घटना को लेकर करनाल के एसपी ने बताया कि इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 कारतूस और 3 आईईडी बरामद हुई है। बीडीडीएस टीम मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पता चला है कि ये फिरोजपुर से सप्लाई लेकर आए थे और आदिलाबाद तेलंगाना के आसपास इनको सप्लाई रखकर आनी थी। पकड़े गए 3 आरोपी फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। वाकई जिस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। उधर गिरफ्तार आतंकियों को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का बयान सामने आया है। तो इन गिरफ्तार आतंकियों को लेकर करनाल के एसपी ने भी जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। करनाल जिला पुलिस ने 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकियों से हथियारों के अलावा बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा है कि ये हरियाणा पंजाब पुलिस और सीआईए 1 का संयुक्त ऑपरेशन है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने ट्वीट भी किया है। पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। दोनों राज्यों की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 आईईडी बरामद की गई है और इन आईईडी का वजन 2.5 किलो है। वहीं इस घटना को लेकर करनाल के एसपी ने बताया कि इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 कारतूस और 3 आईईडी बरामद हुई है। बीडीडीएस टीम मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पता चला है कि ये फिरोजपुर से सप्लाई लेकर आए थे और आदिलाबाद तेलंगाना के आसपास इनको सप्लाई रखकर आनी थी। पकड़े गए 3 आरोपी फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के बाद इनके पास से काफी संख्या में वहां पर असलहा बरामद किया गया है और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उधर करनाल जिले में पकड़े गए 4 आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब इस मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान किस तरह भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता है, ये भी निकलकर सामने आया। पकड़े गए आतंकवादी किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना था कि चारों आरोपी हरियाणा से गुजर रहे थे। इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आतंकियों का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं था। वहीं गिरफ्तार आतंकियों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये कहा कि हरियाणा पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था। पंजाब से पुलिस को आतंकियों की इनपुट मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। जॉइंट ऑपरेशन में इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन आतंकवादियों से पूछताछ होगी और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। चारों पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के जरिए से, ड्रोन के जरिए से इन्हें ये सारी विस्फोटक सामग्री सप्लाई की जाती थी। पुलिस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखने वाली बात हुई। उधर आतंकी अब अमेरिकी कवच भेदी गोलियों भारतीय सेना पर वार कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय सेना ने नई बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाई है। लेकिन इन आतंकियों के पास ये गोलियां आई कहां से, रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आतंकियों के पास कवच भेदी गोलियों से अब जो सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई है। भारतीय सेना आतंक के खिलाफ अभियान चला रही है।
लेकिन अब आतंकियों की तरफ से सेना पर बरसाई जा रही गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट को पार कर रही है। जी हाँ, भारतीय सेना ने नई बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों के पास ये हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेटों को भेदने वाली गोलियां आई कहां से? तो इसका जवाब ये है कि ये गोलियां आतंकियों को अफगानिस्तान सप्लाई हुई है। ये वही गोलियां हैं जो अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती थी। जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो अमेरिकी सेना जाते जाते आतंकियों के पास अपने हथियार छोड़ गयी और वही हथियार अब अफगानिस्तान के रास्ते आतंकियों के पास पहुँच रहे हैं। अमेरिकी हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और आतंकियों को अफगानिस्तान से मिल रहे अमेरिकी हथियार भारत के लिए चिंता का विषय है। और पाक पोषित आतंक के खिलाफ इस जंग में भारत के सामने खड़े आतंकी अब अमेरिकी हथियारों से लड़ रहे हैं, जिनके सामने बुलेट प्रूफ जैकेट भी काम नहीं आ रही। हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। मानवता की बातें अक्सर पाकिस्तान के हवाले से की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जाता है? अमेरिका ने प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नसीहत दी है और पाकिस्तान को लेकर जो प्रेस के मामले की बात की जाए तो उस मामले में अमेरिका ने नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। अक्सर आपने सुना होगा भारत को लेकर पाकिस्तान मानवता के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है, लेकिन मानवता के मामले में पाकिस्तान के अपने हालात कैसे हैं, ये दुनिया से छिपा रखी है। एक तो पाकिस्तान को पत्रकारिता के लिए सबसे खतरनाक देश माना जाता है और अब ब्रिटेन ने प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान को नसीहत दी है। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान आज भी पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध पाकिस्तान की छवि और उसकी प्रगति की क्षमता को कमजोर करता है। गौरतलब है पाकिस्तान में एक तो प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वही अभी तक कई पत्रकारों की हत्या भी पाकिस्तान में हो चुकी है और अब अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान की खूब किरकिरी हो रही है। अब देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई फजीहत के बाद पाकिस्तान क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह की खानी पाकिस्तान को ही पड़ती है और ऐसे में अब प्रेस की आजादी के मामले में जो पाकिस्तान घुखरारा तमाचा लगाए, देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। लेकिन कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,275 नए केस सामने आए हैं और 55 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कल 3,010 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,275 नए मामले सामने आए और 55 लोगों की मौत हो गई और वहीं कल 3,010 लोग ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 19,719 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,975 हो चुकी है। अभी तक 4,25,47,699 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,334 नए मामले सामने आए और महामारी से एक और मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 7.64% रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को शहर में 17,732 नमूनों की जांच की गई थी। बुधवार को सामने आए नए मामलों को मिलाकर कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,88,404 पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या 26,177 हो गई है। कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के प्राचीन सोहम मंदिर में माथा टेका और सभी की सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर रोहतक के प्राचीन सोहम मंदिर में माथा टेका और अपने दिन की शुरुआत की। वहीं हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। इसके साथ ही प्रदेश कार्यालय सचिव गुलशन भाटिया, पूर्व महामंत्री संदीप जोशी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस के मौके पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर बताया कि जो हमने सोचा था अधिकांश बातें हमने पूरी की हैं। आज के दिन तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो हमने सोचा था अधिकांश बातें उसने हमने पूरी की है, लेकिन सभी पूरी होती नहीं है। जो कुछ कमियां हैं
उस बचे हुए इस कार्यकाल में हम पूरा करेंगे और जनता का जो प्यार मिल रहा है उसमें मुझे विश्वास है कि इसके अगला सत्र भी जनता हमको मौका देगी। तो ये काम एक निरंतर अविरल चलने वाला है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन और इस मौके पर मंदिर में माथा टेकने के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। उधर सिरसा से हाल ही में 4 बीडीपीओ को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के बाद सस्पेंड किया गया था। अब सिरसा में सिर्फ एक ही बीडीपीओ रह गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में पंचायत का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी के चलते बीडीपीओ को गांवों का प्रशासक बना दिया गया था, लेकिन हाई मस्ट सोलर लाइट के गबन मामले में सिरसा और बड़ागुढ़ा रानिया, नाथूसरी चौपटा, ओडा और एलनाबाद के बीडीपीओ को पंचायत विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। अब जिले में सिर्फ एक ही बीडीपीओ कार्यरत है, वहीं डीडीपीओ का पद भी खाली है। खंडों में बीडीपीओ न होने से गांवों में विकास कार्य रुक गए हैं। मनरेगा निर्माण कार्यों, जोहड़ की बोलियों, पंचायती बोली, गलियों के टेंडर, साफ सफाई और विकास कार्य नहीं हो पा रहे। पूर्व सरपंच भी कार्यों को लेकर बीडीपीओ ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई गांवों में स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। सफाई से लेकर अन्य कार्य अधर में लटके हुए हैं। जिले में 6 खंडों में करीब 200 गांवों के विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है। दरअसल गांव में नाली की मरम्मत, गली की मरम्मत समेत कई कार्यों के लिए ग्रामीण पूर्व सरपंचों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कार्यभार नहीं है, जिस वजह से सरपंच कार्य नहीं कर पाते। कार्रवाई तो सही की गई है, लेकिन अभी जो बीडीपीओ वहां पर नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हरियाणा में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनवाते हैं। हरियाणा में जल्द ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है, जिसे लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जीत के दावे के साथ सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनावों के सिंबल पर लड़े जाने को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि नगर निकाय चुनाव प्रदेश भर में सिंबल पर लड़े जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे, और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं, तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। दरअसल ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ एक स्कूल में छात्राओं के टैब वितरण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर धनखड़ ने हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना के तहत टैब वितरित किए। इस दौरान ओपी धनखड़ नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। बहरहाल सभी राजनीतिक दल चुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी को जीत हासिल होगी, तो आने वाले दिनों में हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव है, जिसे लेकर सभी तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। बात यमुनानगर की करते हैं, जहां अब लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में युवक से मारपीट मामले में भी जहां पुलिस ने 2 और आरोपियों को काबू किया है, तो वहीं एक बार फिर बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार फिर से बदमाशों के बुलंद हौसलों की तस्वीरें सामने आई। यमुनानगर जिले को अगर अपराधों का शहर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये हम नहीं, ये तो स्थानीय लोग कहते हैं। अब जिले में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। सरेआम बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बदमाश कहीं भी सरेआम लोगों की मार पिटाई करते नजर आते हैं, लूटपाट करते हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि कैसे इन बदमाशों ने बेखौफ होकर एक घर पर हमला बोल दिया, घर के बाहर खड़ी कार को क्षति पहुंचाई और घर के अंदर ईंट पत्थरों की बारिश कर दी। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं, और ये गुंडों का अड्डा है। इसके लड़के ने 23 जनवरी बाप और दोनों बेटों ने मेरे छोटे भाई के घर पे हमला किया था। तब भी वो गोली मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। वारदात करने वाले गिरोह के 2 और आरोपियों को सीआईए की टीम ने काबू कर लिया। हाल ही में इन अपराधियों ने रसूलपुर मंडी में अपने कुछ साथियों के साथ एक युवक के साथ मारपीट की थी। तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखिए जरा किस तरीके से यमुनानगर में ये अपराधी बेखौफ हो चले हैं। उधर इंसान का जज्बा उसकी उम्र पर भी भारी पड़ जाता है। ऐसे ही बुजुर्ग दंपति चरखी दादरी में हैं, जो ढलती उम्र में भी खेलों के प्रति रुझान को नहीं रोक पाए और घर पर पदकों का ढेर लगा दिया।
इंसान में अगर जज्बा और हौसला हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उम्र कुछ भी क्यों ना हो। इस बात को चरखी दादरी के पति पत्नी ने साबित कर दिखाया है, जहां 70 की उम्र के दादा दादी की फिटनेस देख लोगों की भी पसीने छूट गए, जिन्होंने खेलों में गोल्ड सहित 5 मेडल जीतकर साबित कर दिया है कि ढलती उम्र में भी खेलों के प्रति रुझान को कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहली बार मतलब हिसार में खेल के देखा तो वहाँ मेरी पोजीशन हाई जंप में फर्स्ट और मतलब इसमें रेस में भी पोल वॉल्ट में भी तीनों चीज़ों में फर्स्ट था। सेवानिवृत्त के बाद भी दादरी की संतरा देवी और उनके पति सुरेंद्र डब्बास खेल जगत से जुड़े रहे और अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों का ढेर लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि संतरा देवी की 2 बहनें भी सेवानिवृत्त के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पदक हासिल कर चुकी हैं। संतरा देवी ने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी खेलों के प्रति अपने जज्बे को जिंदा रखा। अपने साथ साथ तीनों बहनें अपने बेटों, पुत्र वधुओं और पोते पोतियों को भी खेल के गुर सिखा रही हैं। उम्र का पड़ाव कोई भी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जज्बा कुछ कर गुजरने का है तो आप वो कभी भी हासिल कर सकते हैं, बस मेहनत करते रहिए। उधर तेज गर्मी के चलते हरियाणा में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिसार जिले के अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा में इन दिनों जून जैसी गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरस रही आग से लोग काफी परेशान हैं। पूरे हरियाणा में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और हिसार में 44 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान पहुंच चुका है। अब ऐसी तपती गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि रोजाना ओपीडी में आने वाले मरीजों में 30% मरीजों में हीट स्ट्रोक की वजह से बुखार, उल्टी समेत कई बीमारियों के लक्षण मिल रहे हैं। लोगों ने बताया कि इतने सालों में उन्होंने ऐसी गर्मी मई के महीने में कभी नहीं देखी। जून जुलाई में ऐसी गर्मी होती थी। अब हालात ये हैं कि बाहर जाते ही थोड़ी सी देर में गला सूख जाता है, तो वहीं बिजली सप्लाई से भी लोग बेहद परेशान हैं। मुझे बस कुछ होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड तो रखे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, ना बैठा जाता ना उठा जाता। घर चले जाओ लाइट नहीं मिलती, कहीं बैठ जाओ ना लाइट ना पानी ना व्यवस्था, कुछ नहीं, सब माहौल गर्म हो रहा है। बढ़ती गर्मी में जरूरत है कि अधिक से अधिक पानी और लिक्विड ही लें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। बढ़ती गर्मी की वजह से बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो लोगों की परेशानी और अस्पतालों में चक्कर भी ज्यादा लग रहे हैं और अस्पतालों पर भी ऐसे में बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर झज्जर से 2 चिकित्सकों की नहर में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों डॉक्टर रोहतक के नोबल हार्ट अस्पताल में तैनात थे। रोहतक के दिल्ली बाईपास पर स्थित नोबल हार्ट अस्पताल में कार्यरत 2 चिकित्सकों की नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। दोनों की डेड बॉडी नहर में बहकर झज्जर के छुचकावास के पास पहुंची, जहां लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार अरविंद निवासी गांव करौथा और सोमेंद्र निवासी पानीपत दोनों ही रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित नोबल हार्ट अस्पताल में कार्यरत थे। अरविंद ओटी में कार्यरत था, जबकि सोमेंद्र हड्डी रोग विशेषज्ञ था। दोनों ही चिकित्सकों ने रोहतक में एक फ्लैट लिया हुआ था, जहां वो रहते थे। ये भाई दिन एक इतला प्राप्त हुई थाना पर भाई एक जनरल नहर के अंदर एक नाम पता ना मतलब व्यक्ति की नाश बेचती हुई जा रही है, जिस इतला पर मैं और मुलाजमान के साथ भी मौका पहुँचा था। तो उसके बाद से इसको दिनांक 3-5 फुट बाहर निकाल कर शिनाख्त देखूँ रेड हाउस ये जिधर को आ गया था, जो आज इसकी शिनाख्त सोनू सोमेंद्र सनो रमेश गाँव बबेल जिला पानीपत के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है, लेकिन अब इसमें क्या खुलासे होते हैं और कैसे ये मौत हुई है, पुलिस जांच में सामने आएगा। वहीं बिन मौसम के बारिश के चलते यमुनानगर के एक हिजराबाद में उस समय एक व्यक्ति नदी में फंस गया, जब एकदम से नदी में पानी आ गया, जिसके बाद 2 व्यक्तियों की सहायता से उसको नदी के किनारे बीच से किनारे पर ले जाया गया। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जहां बिन मौसम बारिश ने मौसम के तापमान में गिरावट पैदा कर दी, तो वही यमुनानगर के खैराबाद के गांव खिल्ला वालों की मुश्किल बढ़ा दी। हिमाचल की पहाड़ियों से निकला हुआ ये पानी हरियाणा के खिजराबाद गांव में पहुंच गया। पानी नदी में एकदम से आया और जिसकी वजह से एक व्यक्ति नदी के बीच में ही फंस गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला। अरे साफ सफाई हो जाए नालों की, जी वो ठीक चलागा जी। ये ढेर पाड़ पुड़ देगा जो खेत भाई गए भी भाई गए खेत, उसकी माँ जो बरसात में ढेर नुकसान कर देगा। यो गाँव वाले थी 5-4 आदमी नदी में फंस गए थे, रेगी में धस गए थे, रेगी ज़्यादा आ रही थी।
और निकाल कर बड़ी मुश्किल से निकाले जी पानी में देने, इतनी परेशान हुई जी। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि इस नदी में इन दिनों इतना पानी आने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार से मांग की कि नदी के ऊपर पुल बनाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि राहत की बड़ी बात यही रही कि वहां पर उस व्यक्ति को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। उधर पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके चलते पलवल में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराध जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि उनकी टीम अटोहा मोड़ पर मौजूद थी, तभी उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई। बरौली पुल के नीचे एक युवक अवैध हथियार सहित मौजूद है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और उक्त युवक को काबू किया, जिसकी पहचान बहरोला निवासी सचिन के रूप में हुई है। अटोहा मोड़ पर सरकारी गाड़ी में गश्त पड़ताल करके इस पर उन्होंने एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज असले के साथ है। तो सूचना पर की सच्चाई को भांपते हुए उन्होंने फौरन रेड की, जिसमें एक शख्स उन्हें मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सचिन बतलाया और उससे एक देसी पिस्टल व 2 रॉड बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर एक देसी पिस्तौल और 2 ड्रोन बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।